हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए प्रचलित लोक कथाएं लेकर आई हूँ जो मनोरंजक तथा प्रेरक कथाएं हैं। इसे सुनिए, देखिए, वो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अब तो सूरज का तापमान भी बढ़ने लगा है और गर्मी अपना गर्म रूप दिखाने लगी है। ऐसे में प्यास लगे तो ठंडे ठंडे जूस के साथ यदि कुछ मनोरंजन के उपाय भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो आप घर के अंदर बैठकर पुदीने और आम की ठंडी ठंडी शिकंजी भी पीजिए और एक बहुत ही रोचक लोक कथा जो मैं सुना रही हूँ उसे भी सुनिए। इस लोक कथा का अंत एक बेहद रोमांचक मोड़ पर होता है। अंत तक सुनने पर ही इसका राज आप जान पाएंगे। कहानी सुनते सुनते समय कब निकल गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आइए आज हम चतुर्वेदी जी की कथा सुनते हैं। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सारे कामकाज चलते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख, ये कहावत झूठी नहीं है। राजा ऐसा सोचता था कि मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहो तो अभी मैं रुपयों की सड़क तैयार करा दो। आसमान में सिर उठाए इन खड़े पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दो। पैसे के बूते पर तो मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा तो मैं किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में बहुत बुरी तरह डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का सारा राजकाज का काम ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। लेकिन वो राजा के सामने साफ बात कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में क्या बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ी, सोचने लगी। सत्य तो कड़वा होता है, यानी सत्य का मुख रूखा ही होता है। राजा के तो मन में पैसे के प्रति बहुत प्रेम है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वह अच्छी तरह जानती थी। कुछ तो उत्तर देना ही था। वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट सब चौपट हो जाता है। लेकिन पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान दिया। यहाँ तक कि रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी उसने उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी, मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि बड़ी होती है या पैसा। बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये मैं राजा को दिखाऊंगी। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के आवे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नो सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपए मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया सूद के साथ लौटा दिया जाएगा और धरोहर भी वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देख करके सेठ समझा कि निश्चित ही इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगे।
और उसने 10,000 रुपया चुपचाप दे दिया। रानी का स्टंट जो लगा था, रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने बहुत सारा पैसा पैदा कर लिया। सेठ का रुपया भी चुक गया और उसके बाद भी काफी पैसा बचा रहा। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला, धर्मशाला, अनाथालय, मंदिर, कुएं, बाग बगीचे, ये सब उसने बनवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाले रहती थी, राजकाज में भी उचित सलाह देती थी और धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की तो बनी आई। धूर्त लोग आ आकर के राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सारी आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन तक चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी, वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दे। जब बाढ़ी फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख नहीं देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उसे विदा किया। राजा जैसे ही कुछ दूर आगे चला कि एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान ही वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान वापस दे दीजिए मुझे। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर लेते चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ राजा लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। अब वह खाली हाथ हो गए। खाली हाथ राजा कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंचा। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर जब उनके कानों में पड़ी तो उनकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले सभी लोग उसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचे और तभी पहरेदार ने तुरंत अंदर खबर भिजवा दी। थोड़ी ही देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार उसे जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार
जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी परदेश को निकल गई। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी। आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दे दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास तो बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो। उसी के तौर की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की तो नानी मर गई। वह बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आंख वाख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोले, नहीं नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपया उल्टा रानी को दे करके अपनी जान बचाई। यही हाल उस काने का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है, तो उसने भी 4000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा का जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का वेश बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदारों ने अंदर खबर भिजवा दी। थोड़ी ही देर में तोता उड़कर आ गया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कुछ समय बाद रानी का बुलावा भी आ गया। रानी पुरुष वेशधारी जब कुमारी चौबोला के महल में पहुंची तो उन्हें देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी मतलब राजकुमारी चौबोला का दांव जब ठीक नहीं पड़ता था तो उसे मालूम होता था कि वो हार रही है। तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल चलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सतर्क थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकाल कर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस न हुई। निराश राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी की विवाह की तैयारियां होने लगी। पुरुष वेशधारी रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया था। रहा भावरे पड़ने का रीति तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ शादी भी हो जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोल्हू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इसी खलीते में उन्हें खाने के लिए खाली थाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उनका जी भर आया। उन्होंने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर हजामत बनवाया गया। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको छुट्टी दे दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन
सवेरे रानी राजकुमारी चौगोला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष जो बनी थी वो पुरुष वेश में ही घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, मंदिर, कुएं, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें भी बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया, पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीटा, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली? इतने में रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दी। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार कोई और नहीं, उसी की बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। तो अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में अब आप बताइए कि आप ये लोक कथा कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कथा कैसी लगी। ये कथा मनोरंजन के साथ साथ हमें यह भी सीख देती है कि धन के साथ साथ बुद्धि का होना परम आवश्यक है, अन्यथा धन का समुचित लाभ नहीं उठाया जा सकता। तो मुझे तो ये कथा अच्छी लगी और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप भी अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक व सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।